नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्याज और दाल के बाद अब आटे के दाम पर लगाम लगाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। खुले बाजार में 27.5 रुपए प्रति किलो की दर से बिकेगा भारत आटा। एफसीआई सेंट्रल पूल से 2.5 लाख टन गेहूं का करेगी आवंटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा कि ये कार्यक्रम कृषि और खाद्य उत्पादों के एक स्रोत केंद्र के रूप में भारत के लिए है एक आदर्श मंच। वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप का चौथा चरण लागू। राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर रोक। और मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन तेज बारिश की चेतावनी जाहिर की। और रायलसीमा और दक्षिण भीतरी कर्नाटक में भी आज तेज वर्षा की है संभावना। और अब समाचार विस्तार से। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों के मूल्य नियंत्रित रहें और इसके लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। और इसी क्रम में सरकार अब खुले बाजार की तुलना में सस्ते दाम पर भारत ब्रांड आटा बेच रही है। आटे की कीमत 27 रुपये 50 पैसे प्रति किलो रखी गई है। सरकार ने 29 रुपये 50 पैसे प्रति किलो मिलने वाले आटे में 2 रुपये घटाए हैं। और अभी खुला आटा 35 रुपये और ब्रांडेड आटा 40 से 55 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। सरकार सस्ते आटे की बिक्री नेफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार और मदर डेयरी के सफल आउटलेट के माध्यम से 10 और 30 किलो की पैकिंग में करेगी। सरकार का मकसद खुदरा मूल्यों को नियंत्रित करना है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता अजय मिश्र से। अजय जी, ये जो 2 रुपये की कमी की गई है, ख़ास तौर पे जब ये त्योहारी सीज़न है, इसमें हम देख रहे हैं कि प्याज के दाम भी कम किए गए हैं, उसके बाद दालों के दाम भी कम किए गए और अब आटे के दाम भी कम किए गए हैं। इससे आप किस तरह सा प्रभाव देखते हैं कि कितना असर पड़ेगा इससे? देखिए, खुले बाज़ार में जब आपको पता है कि जो आटा है वो करीब 35 रुपये से 60 रुपये के बीच में अलग अलग ब्रांड्स के ज़रिए बेचा जा रहा है। और इसमें अलग अलग क्वालिटीज़ के वजह से जो प्राइसेस है उसमें डिफरेंस होता है। लेकिन सरकार ने जो एक प्राइस रखा हुआ था, अपना एक बेंचमार्क जिसको आप फ्लोर प्राइस कह सकते हैं, कि उससे जो कम से कम प्राइस थे अभी तक वो 29 रुपये 50 पैसे थी सरकार की ओर से। लेकिन अब सरकार ने एक संदेश देने के लिए इस त्योहारी सीज़न में, जिससे कि कम से कम जो कीमतें हैं वो बढ़े नहीं आटे की। और ये बहुत ही आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है जो कि हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा संदेश सरकार लेकर के आ रही है कि वो अब खुले बाज़ार में करीब 2.5 लाख टन गेहूं को छोड़ेगी। और ये एफसीआई अपने पास जो गेहूं रखता है उसको खुले बाज़ार में पिसवा करके और बाज़ार में अपने जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसके ज़रिए बेचने की कोशिश करेगी। तो एक मार्केट को सेंस देना है कि अब सरकार सप्लाई बढ़ा रही है, इसलिए आर्टिफिशियली दामों को बढ़ाया न जाए। तो स्पष्ट तौर पर ये संकेत है। और ये प्राइस स्टेबलाइजेशन किया जाता है जिससे कि महंगाई पर असर न हो। पिछले दिनों हम देखें तो गेहूं की कीमतों में 1 से 4% की बढ़ोतरी हुई है। और चूंकि गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसका असर आटे के कीमतों पर ना आए। तो एक तरफ आप देखते हैं कि किसानों को ज़्यादा रेम्यूनरेशन देने के लिए सरकार एमएसपी बढ़ाती है, तो ग्राहकों को थोड़ा सा राहत देने के लिए ये प्राइस स्टेबलाइजेशन करने की कोशिश के तहत ये फैसला लिया गया कि भारत आटा अब 27 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। इसका खुले बाजार या फिर कहें कि जो आर्टिफिशियल प्राइसिंग होती है उसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। हो सकता है कि इसकी वजह से आटे की कीमतें त्योहारी सीजनों में न बढ़ाई जाएँ। जी, खास तौर पे ये त्यौहार के सीज़न में ये कदम उठाया गया है। सरकार के इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण कदम किस लिए उठाया गया है? देखिए, प्राइस स्टेबलाइजेशन किसी भी इकॉनमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में आपने देखा कि जो इन्फ्लेशन है और ब्याज दरें हैं उसने बहुत बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ को प्रभावित किया। 30-40 साल के उच्चतम स्तर पर हमने इन्फ्लेशन देखा, लेकिन भारत में ये बहुत ही कंट्रोल में रहा। उसकी वजह यह रही कि सरकार ने पहली बार प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, जो कि 25,000 करोड़ रुपए का बजट में ऐलान किया गया था, उसका इस्तेमाल किया। आपने देखा कि पूरे साल भर बहुत इरेटिक, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत इरेटिक बारिश का सामना करना पड़ा, जिससे सब्जियों की कीमतें में, खास
खासतौर पर प्याज और टमाटर की कीमतों में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला। तो जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड होता है वो सरकार कोशिश करती है उसके इस्तेमाल के ज़रिए जो ये कीमतें हैं उसको कम करने की। दाल के दाम अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर की वजह से पूरी दुनिया में बढ़े, भारत में भी बढ़े, लेकिन उसको कोशिश कर रही है सरकार 60 रुपए की चने की दाल बेच करके एक विकल्प के रूप में ग्राहकों को मुहैया कराने की। पूरी तरह से प्राइस पर कंट्रोल करना तो सरकार के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये खुले बाजार के हाथ में है, लेकिन सरकार एक सिग्नलिंग करती है। तो पहली बार प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल किया गया। टमाटर चूंकि एक ऐसी फसल है जिसको प्रिजर्व करना बहुत ही मुश्किल होता है और आप टमाटर को रख नहीं सकते बहुत ज़्यादा दिनों तक, और पूरी दुनिया में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिससे आप टमाटरों को प्रिजर्व करके रख पाएं। अब सरकार स्टार्टअप्स के पास जा रही है, उनसे कह रही है कि आप सॉल्यूशंस लेकर के आइए। तो कई डिमांड साइड इंटरवेंशन और सप्लाई साइड इंटरवेंशन के जरिए कीमतों को प्रभावित करने का, फिर कहें स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये पहली बार इस तरह का मैकेनिज्म किया है, किसका काफी पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है। जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के समापन सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भोजन किसी भी संस्कृति को विशिष्ट पहचान देने का काम करता है और उन्होंने इस मौके पर कुछ पुरस्कार भी प्रदान किए। पिछले 3 दिनों से दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा संस्करण रविवार को संपन्न हो गया। इसके समापन समारोह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण के आयोजन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि WFI समृद्ध भारतीय खाद्य संस्कृति को दुनिया से परिचित कराने में काफी मदद करेगा। ये इस क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए खुद को बड़े घरेलू और वैश्विक खिलाड़ियों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ने का एक बेहतरीन मंच साबित होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि WFI में भारत को दुनिया के लिए रसोई बनने में मदद करने की क्षमता है। ये आयोजन भारत को कृषि और खाद्य वस्तुओं के सोर्सिंग केंद्र के रूप में प्रदर्शित करने का एक आदर्श मंच है। WFI will go a long way in making the rich Indian food culture more familiar to the world. This will also prove to be a great platform for micro, small and medium enterprises in this sector to better align themselves with larger domestic and global players. From a business perspective, India offers an exciting opportunity. Its fast-growing economy offers a large market. राष्ट्रपति ने कहा कि अब समय आ गया है जब हमें अपने खाने का मेन्यू इस तरह चुनना होगा कि प्रकृति को किसी भी तरह का नुकसान न हो और पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जाए। We must consider the environmental cost of what we eat. The previous generations did not have to worry on this count, but the time has come when we have to choose our menu in a way that avoids any harm to nature. इस मौके पर राष्ट्रपति ने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 18 लोगों को पुरस्कार भी प्रदान किया। इसमें राज्यों के अधिकारी, बैंक से जुड़े लोग, महिला उद्यमी और स्टार्टअप शामिल रहे। राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त कर ये लोग काफी उत्साहित दिखे। I'm very thankful. I feel very encouraged right now. So yeah, that's it. We are from the startup company. So we won the challenge from the Startup India along with the MOFE. बहुत अच्छा लग रहा है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है ये अवार्ड मिलने के बाद, और काम करना है मिलेट्स पे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये मिलेट्स ईयर नहीं रह के उसका एक डिकेड सेलिब्रेट किया जाए। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से पुरस्कार पाकर ये लोग काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि भारत मंडपम में इन्हें ये पुरस्कार प्राप्त करने का मौका मिला है। कैमरामैन राधाकृष्ण के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्षों को परोसे गए मिलेट्स व्यंजनों के बारे में बताया। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में कुछ समय पहले G20 शिखर सम्मेलन हुआ था और मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री ने सभी डिग्निटरीज को डिनर होस्ट किया था, वो पूरा का पूरा व्यंजन मिलेट्स के ऊपर ही था। सारे प्रोडक्ट्स जो वहाँ पर उस वक्त सर्व किए गए थे वो मिलेट्स के थे और उसकी सभी राष्ट्राध्यक्षों ने बहुत तारीफ की थी।
और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मिलेट्स के प्रति जागरूकता के बारे में बताया और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 50,000 किसानों को मोटे अनाज के निःशुल्क बीज का वितरण किया है। राज्य के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अगले 4 वर्षों के लिए एक व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव योजना बनाई है, जिस पर इस साल से लेकर के अगले 4 साल तक 2027 तक हम लगभग 186 करोड़ रुपया विभिन्न आयामों पर हम उसको खर्च करने वाले हैं। और इस साल जो अभी हमारा खरीफ का सीजन गया है उसमें लगभग 50,000 किसानों को हमने उसके लिए बीज उपलब्ध कराई है, निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करा करके, और वहाँ पर इस खेती का विस्तार दिया है। और लगभग 1 लाख हेक्टेयर के करीब इस साल उत्तर प्रदेश में जो मिनी मिलेट्स है, माइनर मिलेट्स, उसकी खेती की जा रही है। और आगे बढ़ते हैं, जहां जहरीली धुंध के कहर से दिल्ली एनसीआर के सभी इलाके बेहाल हो गए हैं और सड़कों पर टैंकरों के जरिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि धूल नीचे बैठे और एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हो सके। लेकिन ये इंतजामात जो हैं वो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं किसी हाल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। बढ़ते प्रदूषण के दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का चौथा चरण लागू कर दिया गया है, जिसके तहत दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के काम पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। कचरा जलाने पर निगरानी है। वहीं दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद हैं, जबकि 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूलों में ऑनलाइन क्लास का विकल्प दिया गया है। इस बीच आज फिर से दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत एनसीआर के सभी इलाकों में आज प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली एनसीआर में सबसे चिंताजनक हालात अभी नोएडा के हैं। वहीं पंजाब में धान की कटाई में तेजी आने के साथ ही पराली जलाने का मामला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को इस सीजन के एक दिन में पराली जलाने के सबसे ज्यादा 3,230 मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 551 मामले मुख्यमंत्री के गृह जिले संगरूर से सामने आए हैं। रविवार को अमृतसर को छोड़कर राज्य के प्रमुख शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया। राज्य में इस बार 5 नवंबर तक पराली जलाने के 17,403 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि ये आंकड़ा पिछले वर्ष इस तिथि के मुकाबले कम है। गत वर्ष 5 नवंबर तक 29,400 केस सामने आए थे, जबकि 2021 में 28,792 मामले आए थे। DBW 316 करण प्रेमा एक नई उच्च उपज वाली गेहूं की बायो फोर्टिफाइड किस्म है और इसे हाल ही में फसल मानक अधिसूचना पर केंद्रीय उप समिति और कृषि फसलों के लिए किस्मों के विमोचन द्वारा अधिसूचित किया गया है। क्या है इस नई किस्म की खासियत, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत विश्व स्तर पर गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार राज्य में होता है। ऐसे में गेहूं का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाई जा सके, इसके लिए कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा गेहूं की नई नई किस्में विकसित की जा रही हैं। DBW 316 कर्ण प्रेमा एक नई उच्च उपज वाली गेहूं की बायो फोर्टिफाइड किस्म है। इसे हाल ही में फसल मानक अधिसूचना पर केंद्रीय उप समिति और कृषि फसलों के लिए किस्मों के विमोचन द्वारा अधिसूचित किया गया है। पोषक तत्वों की अधिकता के आधार पर यह किस्म एक बायो फोर्टिफाइड किस्म है। DBW 316 कर्ण प्रेमा की मुख्य विशेषताएं। गेहूं की DBW 316 सिंचित स्थितियों के लिए विकसित की गई गेहूं की नई किस्म है। इसे देश के उत्तर पूर्वी, उत्तर मैदानी क्षेत्रों जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर पूर्व के मैदानी क्षेत्र शामिल हैं के लिए विकसित किया गया है। इसकी अधिकतम उपज क्षमता 68 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। यह किस्म वीट ब्लास्ट रोग, पाउडरी मिल्ड्यू और पर्ण झुलसा रोग के लिए भी प्रतिरोधी है। इस किस्म में एक अज्ञात LR जीन की उपस्थिति पाई गई है, जो भारत में भूरे रतुआ सहित पैथेटाइप प्रजातियों के विरुद्ध प्रतिरोध प्रदान करने में सक्षम पाया गया है। यह किस्म पीला, भूरा और तना रतुआ के लिए प्रतिरोधी है। गेहूं की यह किस्म लगभग 114 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। वहीं इसमें लगभग 76 दिनों में बाली आ जाती है। इसके पौधों की ऊंचाई लगभग 90 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं 1000 दानों का वजन
40 ग्राम तक होता है। DBW 316 पोषक तत्वों से भरपूर किस्म है। DBW 316 में अन्य किस्मों की तुलना में काफी अधिक प्रोटीन औसतन 13.2% तक होता है। इसके दाने स्वर्णिम रंग के होते हैं। इनमें जिंक औसतन 38.2 ppm और लौह तत्व औसतन 38.2 ppm तक होता है, जो इस किस्म को बेहतर पोषण गुणवत्ता से युक्त बनाती है। DBW 316 कर्ण प्रेमा की बुआई कब और कैसे करें? इसकी बुआई 5 से 25 दिसंबर तक की जा सकती है। इसकी बुआई के लिए 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। किसान इसकी बुआई के दौरान पंक्तियों के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर रखें। देर से बुआई के अंतर्गत 120:60:40 किलोग्राम NPK प्रति हेक्टेयर खाद का उपयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बीज तथा शेष प्रथम नोड अवस्था 45 से 50 दिनों के बाद देनी चाहिए। इसके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किसानों को इसमें 4 से 6 सिंचाइयां 20 से 25 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए। पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। और कृषि उत्पादन बढ़ाने में उत्तम तकनीक के साथ तैयार किए गए बीजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जहां हमारी कृषि में गुणवत्ता पर आधारित बीजीय मसालों से कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि होती है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान अजमेर के अध्यक्ष डॉक्टर विनय भारद्वाज ने बताया कि किसानों को ऐसे बीजों का ही उपयोग करना चाहिए। हमारे संवाददाता ओपी यादव ने इस संदर्भ में बात की राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर विनय भारद्वाज से। किसानों का उत्पादन बढ़ाने में बीजों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है और इसी को ध्यान में रखते हुए ICAR के राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विनय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं इनसे किस तरह बीजों को तकनीकी रूप से प्रसारित कर किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। सर, बीजों की बात करें तो गुणवत्ता आधारित बीज हमेशा उत्पादन का आंकड़ा बढ़ाते हैं और इसी का किसानों को महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके अनुसंधान की बात करें तो आपके केंद्र में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखी जाती है ताकि किसानों को फायदा मिले? हमारे केंद्र में 10 मेजर बीजीय फसलों पर हम अनुसंधान कर रहे हैं, जिनमें जीरा, फेनुग्रीक और मेथी और उसके साथ साथ कोरिएंडर, धनिया, ये मुख्य फसलें हैं। परंतु क्योंकि अगर हम टोटल एक्सपोर्ट की बात करें जो इस कंट्री से बीजों का हो रहा है या स्पाइसेस का हो रहा है, तो लगभग 5000 करोड़ का एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं। उनमें अकेला जीरा लगभग 4000 करोड़ का बिजनेस पार कर रहा है और इस वर्ष में जीरे का रेट जिस तरह से छलांग लगाई है, ये और भी महत्वपूर्ण होने लगा है। इस संस्थान ने बहुत सारे तकनीक्स दी हैं। उनमें से एक तकनीक है जिसमें बिना किसी रसायन के हम किस तरह से उपज, जीरा की उपज ले सकते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग 6 अलग अलग अवस्थाओं में लगभग 8 अलग अलग फॉर्मुलेशंस का स्प्रे करते हैं और कोई भी किसान उस तकनीक को यूज़ करके बिना रसायन के जीरा का उत्पादन कर सकता है। ये जो तकनीक है ये हमने लगभग 65 हेक्टेयर में वैलिडेट की है और आज के समय में लगभग आप मानेंगे कि अगर टोटल प्रोडक्शन का 20% जो उत्पादन है वो बिना किसी खाद के, बिना किसी रसायन के ऑर्गेनिक तरीके से क्यूमिन की प्रोडक्शन से हो रहा है। बीजों का उत्पादन का मामला हो या इनका प्रसंस्करण करके और इनका रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं बढ़ाने का मसला हो, तो कितना महत्वपूर्ण है इस तरह की चीज़ों में युवाओं के लिए रोजगार? जैसे स्टार्टअप्स को डेवलप करने की बात है तो बहुत सारा इसमें संभावनाएं हैं। अगर एक छोटा सा स्टार्टअप भी हमारे इस तरह के उत्पादों को, जिनमें से आप पाएंगे बहुत सारे उत्पाद हमने यहाँ डिस्प्ले भी कर रखे हैं जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें RTS हैं, जिसमें हमारे बिस्किट्स हैं जिनको कि आप मिलेट्स के साथ यूज़ करके बना सकते हैं। तो ना केवल आप व्यापार बल्कि और दूसरी संभावनाएं भी पाएंगे। मैं बात करना चाहूँगा, एक छोटा सा उदाहरण है हमारे पास एक क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग का। कोई भी व्यापारी, जैसे हमने ये कुछ छोटे एंटरप्रेन्योर्स को इसकी टेक्नोलॉजी दी है, अगर एक 10 लाख 15 लाख का एक छोटा सा यूनिट लगा ले तो वो अपने मसालों को बहुत सारे विदेशों में बेच सकता है। तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान अजमेर के निदेशक डॉक्टर विनय भारद्वाज, जिनका मानना है कि कृषि में बीजों का महत्वपूर्ण स्थान हमेशा से रहा है और यही वजह है कि ICAR न केवल बीजों के शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है बल्कि इनका प्रसंस्करण कर इनके निर्यात और कारोबार को बढ़ाकर युवाओं को इससे जोड़ने का संकल्प भी ले रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन AK के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली।
कर्नाटक में हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड यानी कि HDSCL द्वारा बेंगेरी सेंट्रल स्मार्ट सब्जी बाजार तैयार किया गया है। केंद्र सरकार के शहरी विकास कार्यक्रम स्मार्ट सिटी मिशन ने स्थानीय सब्जी बाजारों को एक नया रूप दिया है। ये बाजार स्थानीय किसानों और व्यापारियों के लिए अपनी उपज बेचने का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। इस बेंगेरी मार्केट में HDSCL ने आधुनिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया है। कैसी है ये बेंगेरी सेंट्रल मार्केट, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। स्ट्रीट वेंडर्स को सुविधा प्रदान करने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत हुबली के अंदर बेंगेरी मार्केट बनाई गई है। कैसी मार्केट है और कितना फ़ायदा मिलता है, यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको जगह मिली है। बात करते हैं, ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे ख्वाजा साहब, कितनी खुशी है? हाँ, अच्छा हो गया है, अभी खुशी है, अच्छी हो गई मार्केट। पहले किस तरह की परेशानी थी? पहले फुटपाथ पर करते थे, अभी अंदर मार्केट हो गया है, मार्केट में लगा रहे हैं सब जन। क्या क्या सुविधा है? शौचालय की है क्या? हाँ, सभी अनुकूल है, सब अनुकूल है। टॉयलेट वगैरह बनाए गए हैं? बनाए, टॉयलेट गिलेट सब है, टॉयलेट है, पानी का व्यवस्था है, सब है। इस बाजार में अजप्पा भी अपने खेतों से सब्जियां लेकर आते हैं और सीधा बाजार में बेचते हैं। बात करते हैं। मैं खेत से खेती में काम करता हूं और खेती की जो भी क्या बोले में जो माल आता है, सब्जी आती है, मैं यहाँ पे बेंगेरी मार्केट लेके आता हूँ और यहाँ पे बेचता हूँ। यहाँ पे बेचने से मुझे क्या बोले थोड़ा मुनाफा मिलता है। अगर यही माल क्या बोले दलालों के पास गए तो 100 रुपये के पीछे वो 10 रुपये खा जाते हैं, तो मेरे को नुकसान होता है। तो यहाँ पे अपने लोग रहते हैं, तो क्या बोले यहाँ पे माल ला के बेचने से मुझे थोड़ा क्या बोले खुशी होती है और आनंद मिलता है मुझे यहाँ पे। क्योंकि इस बार क्या बोले में बारिश जितनी ज़्यादा चाहिए थी उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वो हमें कुछ कंपेंसेशन दे। बताइए मैडम, कितनी सुविधा हो गई है? बहुत अच्छी सुविधा हो गई, बहुत अच्छा हुआ। अभी पहले से भी बहुत अच्छा है। नहीं तो पहले फुटपाथ पे बैठना था, मार्केट बस घिस जाता था, ऑटो बहुत ट्रैफिक हो जाता। अभी इधर कुछ नहीं है, बहुत आराम से लेते सब लोग मार्केट। एक समय था जब इन लोगों को सड़कों के किनारे खुले आसमान के नीचे अपनी सब्जियां बेचनी पड़ती थी, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत अब इन लोगों को एक जगह मिली है। इस बाजार में ये अपनी सब्जियां बेच सकते हैं। किसान भी अपनी सब्जियों को सीधा खेतों से लेकर यहाँ पर लेकर आते हैं और उनकी सीधा बिक्री करते हैं, जिसकी वजह से जो बीच के दलाल हैं उनकी दलाली नहीं देनी पड़ती और सीधा मुनाफा किसानों की जेब में जाता है। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, हुबली धारवाड़, कर्नाटक। और मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन तेज बारिश की चेतावनी जाहिर की है। रायलसीमा और दक्षिण भीतरी कर्नाटक में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर अगले 7 दिनों के दौरान हल्की वर्षा होने की भी संभावना व्यक्त की है। और किसान समाचार में अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में हीरालाल सामरिया ने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। इस चरण में 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार थमने से पहले सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का भरपूर प्रयास किया। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 2 सूचियां जारी की है। एक के बाद एक सूची जारी करते हुए RLP ने 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आखिरी दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ने आग्रह पर महादेव सट्टेबाजी ऐप पर
प्रतिबंध लगाया है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।